पर जीवित जन्मों की संख्या को बताती है। मतलब 1000 महिला पर कितने बच्चे जीवित हैं, वो क्या कहलाते हैं? फर्टिलिटी रेट कहलाते हैं, प्रजनन दर कहलाते हैं। ठीक है ना? भारत का कुल प्रजनन दर 2.0 बच्चे प्रति महिला है। जो पहले 2.2 था, यानी प्रजनन दर में क्या हुई है? कमी आई है। तो गिरावट के कारण क्या है, कमी के कारण क्या है? देखिए, कमी के कारण भारत की प्रजनन दर हाल के दशकों में लगातार घट रही है। हाल के दशकों में लगातार घट रही है। आप भी देख रहे होंगे रीजन क्या है? क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण है ना? महिलाएं भी अब चाहती हैं कि हम स्वावलंबन बने, आत्मनिर्भर बने, है ना? आज महिलाएं क्या है, कॉर्पोरेट में भी काम कर रही है ना? हर जगह पर वो हर जगह पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है? तो अब काम की प्राथमिकता पहले है ना? बहुत सारे बच्चों को मैं भी जानता हूँ जो ऐसे हैं कि अभी तक शादी के 4 साल 5 साल के बाद भी वो क्या है, फैमिली प्लान नहीं करते हैं। उनका सीधा सा मोटिव है कि जब तक हम प्रॉपर स्टैंड नहीं कर जाते हैं तब तक हम नहीं प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उन्नति है तो कहीं न कहीं अवनति भी है ना? इसका प्रभाव क्या है हमको स्पष्ट भारत की जनगणना पर दिखाई दे रहा है। इसमें प्रजनन दर में निरंतर क्या है, गिरावट दर्ज की जा रही है ना? इसका सामाजिक आर्थिक कारक अगर देखें तो विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। बात कर रहे थे महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, और बाल जीवन दर, बालक जीवन दर, शहरीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, शहरीकरण और जीवन यापन की लागत का अधिक होना। कहते हैं ना, अभी तो हम सिर्फ 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसमें 40,000 रुपये रेंटल देते हैं,
30,000 रुपये अपने घर वालों को भेज देते हैं, मेरे पास कितना बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, और बच्चा के अगर आ गया तो वो और खर्चा कराएगा, है ना। यानी महंगाई, यानी महंगे शहर, अगर लागत ज़्यादा है तो उसका भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। वो किसमें आएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक में, है ना। अगला नहीं, ये इसमें आएगा ना, सामाजिक आर्थिक में आएगा, सामाजिक आर्थिक आएगा, सांस्कृतिक लिख लिया था नहीं, ये सामाजिक आर्थिक में आएगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारक आप अगला देखिए। ठीक है, लैंगिक मापदंडों में परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण। पहले लड़की कहती है कि हम शिक्षित हो जाए, नौकरी करें, एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम क्या है और चीज़ों को देखेंगे। परिवार की संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन है। पहले सारे चाचा लोग क्या थे, बुआ लोग, सब लोग साथ रहते थे। अब क्या है, संरचना में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। पहले कंबाइंड फैमिली थी, अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली होती गई। तो संरचना में क्या है, परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव इस पर भी दिखाई देता था, है ना। पहले दादा दादी से तो समझा के कहते थे, अरे समय है, समय से बन जाओगे पिता तो आगे के लिए अच्छा है। 40 साल में अगर बच्चा पैदा करोगे तो वो तुमको कैसे सहारा देगा। सच भी है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन बदलते दुनिया के परिदृश्य में इन बातों को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अपनी स्टैंडिंग एक रखती है, तो वो स्वीकारिटी हमारी तरफ से होनी चाहिए। चलिए अगला, प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरने को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं। प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरने के कारण, कारण से उत्पन्न समस्या। अब क्या होगा, प्रजनन दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमको क्या देखेगा, जनसांख्यिकी हानि दिखने लगेगी। दिखेगी नहीं दिखेगी, लिख लीजिए, जनसांख्यिकी हानि स्पष्ट नजर आती है। इसके कारण प्रजनन दर नीचे हो जाता है और समाज में वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है। यह चुनौती चीन और जापान के सामने विद्यमान है या उपस्थित है। अगला, गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि।
गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि। प्रजनन दर में अत्यधिक गिरावट के कारण अब मृत्यु की संख्या क्या है, बच्चे युवा नहीं बनेंगे, प्रजनन दर में क्या है, कमी आने लगी, जो 0.2 से क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि जो वृद्ध हो जाएंगे तो वृद्ध के पालन पोषण की भी व्यवस्था है। सरकार क्या करती है, पेंशन देती है। सरकार क्या करती है, पेंशन करती है। सरकार क्या करती है, वृद्धाश्रम प्रदान करती है ना। आज देखो, इसीलिए ओल्ड कॉटेज क्या है, बढ़ता जा रहा है। वृद्धाश्रम के अंदर सरकार क्या कर रही है, करोड़ों का फंडिंग कर रही है कि वहाँ पर वृद्धों का रहना, खाना और सारी चीज़ों के उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, कपड़ों का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का व्यय है, एक तरह का व्यय है। तो प्रजनन दर में क्या है, अगर गिरावट हो रही है तो जो गैर विकासात्मक जो प्रवृत्ति है ये क्या है, बढ़ रही है। गैर विकासात्मक व्यय की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर क्या है, बढ़ती जा रही है। अगला नवाचार, नवाचार इनोवेशन में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है, युवा की कमी हो रही है। सामाजिक असंतुलन का जन्म हो रहा है। उपाय क्या है, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर बल देना चाहिए। अगला स्कैंडिनेवियाई मॉडल अपनाना चाहिए। स्कैंडिनेवियाई मॉडल को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी समस्याएं क्यों जन्म ले रही है, क्या कारण है। एक सर्वे में देख रहा था, तो सर्वे की जो रिपोर्ट थी, तो सर्वे की रिपोर्ट में ये बात कही थी कि एक महिला जो है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कार्य करती है। एवरेज अगर उसका वर्क देखा जाए तो वो पुरुषों की तुलना में अधिक है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के ऊपर क्या है, दोहरी जिम्मेदारी है। आपको बाहर को ऑफिस में देखना ही देखना है, साथ ही साथ क्या है, आपको घर भी देखना है। मतलब ये वो महिला जो सुबह 9 बजे ऑफिस जा रही है और शाम को 6 बजे आ रही है, मॉर्निंग में जग कर वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, मॉर्निंग में वो दादा दादी के लिए खाना बना रही है, अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, घर का रख रखाव कर रही है, और उसी में अगर कोई अतिथि पहुंच गया तो उसका भी देखभाल कर रही है। आने के बाद फिर दोबारा किचन संभालना और वाइंडअप करते 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 वो रात के 11-12 बज जाते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग बच्चे को सुबह स्कूल भेजना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखो, जो ये हमारी मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान समाज का
नारा है कि महिलाओं को हम सशक्त नहीं होने देंगे, आज भी गांव में ये कहा जाता है, अरे देखो नौकरी करने चली है, कहते हैं ना। बहुत सारी जगह हैं ऐसे, आप चले जाओ, हाँ चंबल वाले क्षेत्र के अंदर चले जाओ, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के अंदर चले जाओ, है ना, राजस्थान के इंटीरियर एरिया के अंदर आप चले जाओ, तो वहाँ पर अगर बच्चे खासतौर से फीमेल अगर ड्रेसिंग सेंस में भी बदलाव आता है तो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं लोग। क्यों रिएक्ट करते हैं कि आज भी उनकी मानसिकता उसी स्तर पर काम कर रही है। फिर अगर इसी समय प्रजनन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रजनन की बात करें तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ साथ फिर एक नए बच्चे की भी जिम्मेदारी संभालना, और बच्चा जब छोटा होता है तो 2 साल तक उसकी माँ और वही समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ माता को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि हम सबका कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? क्योंकि वो रात रात भर बेचारी जगकर आपको क्या करती है, पालती है, पोसती है। इसका कारण यही है। अब लगातार वर्क प्रेशर अगर उसके ऊपर बढ़ रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में वो अगला कोई इस तरह का रिस्क लेना चाहेगी? नहीं लेना चाहेगी। इसीलिए आज जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर इस तरह की समस्याएं ज़्यादा जन्म ले रही हैं। पति पत्नी का विवाद सीधे कोर्ट तक पहुँच रहा है और तलाक हो रहा है। इसीलिए डिवोर्स का इश्यू बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महिला अब सशक्त हो रही है, महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वो भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उसकी अपनी स्वतः पहचान है। इसलिए इसमें उपाय ये भी किया जा सकता है कि धीरे धीरे एजुकेशन के माध्यम से धीरे धीरे उनकी मानसिकता में बदलाव लाया जाए और ये सोच उनके अंदर विकसित किया जाए कि किचन कॉमन है, किचन कॉमन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। घर की हर समस्या क्या है? कॉमन है। घर का हर काम क्या है? कॉमन है। अगर इस मानसिकता से हम आगे बढ़े तो महिलाओं को और हम क्या कर सकते हैं? सशक्त कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, है ना। कभी हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो ये बात कहते हैं, आज खाना मत बनाना, हम खुद बनाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जब अच्छे मूड में ये रहते हैं तो क्यों होता है? ये ऐसा होना चाहिए। फिर कई मेल कहते हैं कि इसको तो घर का खाना पसंद ही नहीं है, ये बाहर ही करता है। क्यों नहीं खाएगी? जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हुई है, इतना लंबा चौड़ा मैराथन करके आ रही है वो महिला, और उसके बाद आकर वो खाना बनाएगी किचन में, फिर बर्तन को साफ करेगी, इतनी सारी परेशानियाँ हैं। तो वो अगर स्विगी से ऑर्डर करेंगे तो क्या मिनट करेंगी? इसलिए श्रम का संतुलन बना रहना चाहिए। अगर इस संतुलन को हम बरकरार कर ले जाए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है अगर इस संतुलन के इक्वेशन को समझ जाए तो हम एक मजबूत सामाजिक संरचना का गठन कर सकते हैं। आज भी हमारी संरचना कमजोर नहीं है, मजबूत है, लेकिन और मजबूती की तरफ हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं। हंसो मत, वो दिन दूर नहीं है, किचन ही संभाल लोगे। उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो इसमें गलत थोड़ी ना। ऑन कैमरा होने तो नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट है?
तो क्या उपाय है? नीतियों में परिवर्तन लाना, ठीक है, परिवार में सहयोगात्मक रवैये को बढ़ाना, भारत एक देश में दो देश बसता है। भारत में एक देश में या एक देश में दो भारत बसता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच एक देश में दो भारत दिखता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच अलग अलग प्रश्नोत्तर और उत्प्रवास के कारण भारत एक युवा देश होने के साथ साथ वृद्ध देश भी है। एक तरफ उत्तरी राज्यों के भागों में खराब स्वास्थ्य और निरक्षरता एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर समस्या है। वहीं दक्षिण भारत में केरल बुजुर्गों के लिए सहायता प्रदान करना, नहीं, बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम में कर्मचारियों की कमी, की समस्या से जूझ रहा है। नीति निर्धारण में प्राथमिकताएं निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि देश को इन दो अलग अलग जनसंख्या संबंधी मुद्दों का एक साथ समाधान करना होगा। समाधान करना होगा। दक्षिण के राज्यों में उच्च साक्षरता, एक देश में दो भारत है। दक्षिण भारत में उच्च साक्षरता, विशेषकर महिलाओं में, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बेहद जागरूकता, बनी हुई है।
दक्षिण के राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे प्रजनन दर को कम करने में योगदान मिलता है। दक्षिण भारत में छोटे परिवार अधिक मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत में कम उम्र में विवाह, उच्च प्रजनन दर का कारण मानी जाती है। दक्षिण भारत में आर्थिक विकास और उच्च रोजगार के अवसर बड़े परिवारों की आर्थिक आवश्यकता को कम कर देती है। दक्षिण के भाग में जनसंख्या नियंत्रण पर सरकारी नीतियों का अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। मृत्यु दर प्रति हजार में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जनसंख्या समृद्धि दर लिखो जनसंख्या समृद्धि दर प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर से तात्पर्य है कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर शून्य हो जाए। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर शून्य हो जाए उसे जनसंख्या समृद्धि दर कहते हैं। मान लो 10 पैदा हुए और 10 पैदा हुए और 10 मर गए। जनसंख्या क्या हो गई? स्थिर हो गई, है ना। इसी को जनसंख्या का प्रतिस्थापन कहते हैं। जनसंख्या समृद्धि को ही जनसंख्या का प्रतिस्थापन भी कहते हैं। लिख लीजिए, इसमें जनसंख्या स्थिर हो जाती है। नरेंद्र मोदी
बार बार इनका नाम नहीं लेते हैं, महाराज योगी योगी आदित्यनाथ। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये, देखिए क्या है, थोड़ा सांख्यिकी लाभांश और जो आपका जनसंख्या समृद्धि है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर बताना। जनसंख्या लाभांश में क्या होता है? कार्यशील जनसंख्या का वृद्धि अधिक हो होगी, जाती है, आश्रित की क्या होती है? कमी हो जाती है। अगर आश्रित बढ़ जाएंगे तब आश्रित बन जाएंगे तो हानि होगा ना। और प्रतिस्थापन क्या है? बराबर हो गए, यानी स्थिर हो गए, है ना। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या प्रतिस्थापन या जनसंख्या समृद्धि दर कहते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं ना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हो तो बहुत अच्छा हो। शिशु मृत्यु दर हो गया, शिशु मृत्यु करो, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों की मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के हो। मतलब मान लो 1000 में 40 मर गए तो कितना हो गया? 40 मृत्यु दर हो गया। मातृत्व मृत्यु दर, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 लाख महिलाओं में 1 लाख मातृत्व मृत्यु दर, 1 लाख महिलाओं में शिशु को जन्म देते समय मृत्यु हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में जातिगत जनगणना। अच्छा, ये जरूर कहीं से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे भी जाएंगे गूगल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आराम से जाइएगा। 2000 सेंसस का 2011 का सेंसस क्या करिएगा? डाउनलोड करिएगा, उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है ना। ये सारी चीज़ें देख लेना। मेनली जो क्वेश्चन घूम रहा है वो इसी के बीच में घूम रहा है, लिंगानुपात, साक्षरता, है ना, और तुम्हारा क्या नाम है, लिटरेसी और सेक्स रेशियो और डेंसिटी, पॉपुलेशन, है ना। ये 4-5 एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको एक बार आप डेटा सर्च कर लेंगे। इसके बाद डेटा है नहीं, एनसीईआरटी का 2011 का है। यस सर। हाँ तो ठीक है ना, हाँ 12 का दिया ना, हाँ दिया है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी मत छोड़ो, एनसीईआरटी मत छोड़ो, भाषाई संगठन में दिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है मालूम था ना? ऐसे नहीं पता चल रहा, कितने लोगों के पास नहीं है वो हमारे को? क्यों है, क्यों नहीं? पीडीएफ है ना, पीडीएफ है ना,
ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये, बहुत सस्ती है ये, मेरे ख्याल से 25 या 30 रुपए की होती है। एनसीईआरटी जो है ये 65 की है। अच्छा, हम लोग के टाइम 25-30 25 30 तक की आती थी यहाँ पर है। 115 के लिखा बढ़ गया था। हाँ, वही है, 60-65 रुपए की आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। बट जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो पीडीएफ से ही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ये भी कर सकते हैं, फोटो स्टेट वर्जन भी इसका रहता है। यस सर। जो जिले के अंदर या जो शहर के अंदर जो अच्छी किताब की दुकान है ना, उनसे बोलो कि एनसीईआरटी का फोटो कॉपी दे दो, तो फोटो कॉपी भी दे देते हैं, तो वहाँ तो थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी और कम हो जाएगी। लेकिन खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो बेसिक बुक है ये होना चाहिए आपके पास, खुद का होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए, जातिगत जनगणना। क्या है फॉर्मेट जातिगत जनगणना का, लाभ क्या है और हानि क्या है ना। अब ये देख लेते हैं जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या है। तो आइए देखिए, जातिगत जनगणना में सभी भारत में रहने वाले व्यक्तियों की जातिगत पहचान के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। जातिगत जनगणना अंतिम बार 1931 में कराई गई थी। उन्नीस सौ 1931 में कराई गई थी। वर्ष 2011 में एक प्रयास और किया गया था, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। रीजन बता चुके हैं, लंबा डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर, है ना। जारी नहीं किया गया, किसका डेटा है, किस जाति का, ओबीसी ना। यस सर। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, हैं? इसे जारी नहीं किया गया है। सरकार दोबारा इसे अलग से संरक्षण कराने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था बड़े पैमाने पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आज देखो राहुल गांधी कितना विवाद कर रहे हैं। बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर मांग की है, बिहार ने तो करा भी दिया है ना, मांग की है कि 2021 की जनगणना जाति के आधार पर की जाए। इसके लाभ इससे
जाति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, जिसके कारण वंचित समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना आसान होगा। जिसके लिए एक सकारात्मक नीति का निर्माण किया जा सकेगा। अगला, अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम क्या कर रहे हैं? 1931 का ही डेटा लेके चल रहे हैं। किसमें? ओबीसी वाले में चल रहे हैं ना, आधार बना रहे हैं। 2011 में जो हुआ सरकार ने उसको दबा दिया। अभी बिहार में हुआ, सरकार उसको क्या कर रही है? दबाने का प्रयास कर रही है, और जो प्रयास कर रही है वो बात हो चुकी है। अगला, आरक्षण को और तर्कसंगत बनाया जा सकता है। बता चुके हैं क्रिमिनल ईयर की बात, है ना। अब उसमें क्या है? ईबीसी है ना, आजकल लगातार न्यूज में है ना, लगातार न्यूज में बना हुआ है ना। वो किसमें है? ईबीसी ओबीसी में ही तो है। जितना बेनिफिट किसको मिल रहा है? क्रिमिनल ईयर वालों को मिल रहा है। क्या उतना बेनिफिट ईबीसी को मिल रहा है? लेकिन 27% तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो समस्या उत्पन्न हो रही है। ये पहले भी इकोनॉमिक वीकर क्लास थे, आज भी ये क्या है? इकोनॉमिक वीकर क्लास है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। तो जातिगत जनगणना करा के क्या करोगे? क्या करोगे? जिनको मिला है वो छोड़ना नहीं चाहते। कितने ऐसे परिवार होंगे, ईमानदारी से आपकी नजरों में भी होंगे, जिनके घर के अंदर अधिकारी होंगे, अध्यापक होंगे, है ना, नौकरी पेशा लोग होंगे, है? क्या वो छोड़ते हैं इसको? नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक इस धरातल पे बदलाव नहीं आएगा तब तक हमको यहाँ पर बदलाव नजर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अभी तो लाभ ही लाभ है। असमानताओं को दूर किया जा सकता है। कर सकते हैं। संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति की जा सकती है। हानि जाति आधारित राजनीति चरम पर होगी। राष्ट्रीय एकता और सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण की मांग में वृद्धि होगी। उपाय क्या है? क्या उपाय है? तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उप वर्गों में विभाजित कर देना चाहिए।
मतलब जातिगत जनगणना के आधार को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, जाति के उपवर्गों में इसे विभाजित कर देना चाहिए। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया है। सरकार ने पहले ही ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जी रोहिणी की एक पैनल की नियुक्ति की थी। ये था आपका लाभ और हानि और जातिगत जनगणना की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। भारत में जनसंख्या नीति लास्ट टॉपिक आपका, भारत में जनसंख्या नीति। उन्नीस सौ 52 में कंसेप्चुअल जनसंख्या नीति बनाई गई। और परिवार नियोजन को आरंभ किया गया। उन्नीस सौ 75 में आपको पता है 1975 में इमरजेंसी भी लगा था और इमरजेंसी के दौरान बड़े पैमाने पर क्या किया गया, नसबंदी किया गया था, है ना। तो 1975 में नसबंदी के कारण समाज में भय और आक्रोश व्याप्त था। इसलिए परिवार नियोजन का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। यह प्रथम जनसंख्या नीति मानी जाती है या प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण हुआ। दूसरी जनसंख्या नीति
सन 2000 में लाई गई। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 30 से नीचे लाना, 30 से नीचे लाना, मातृत्व मृत्यु दर को प्रति लाख पे है ना, जीवित शिशु जन्म दर के पीछे, जीवित शिशु जन्म के पीछे 1000 के स्तर से नीचे लाना, 100 के स्तर से नीचे लाना, 1,00,000 और 100, मतलब 1% से भी घटाकर नीचे कर देगा, है ना। विवाह की आयु, विवाह की आयु कन्या की 18 वर्ष और पुरुष की 20 वर्ष निर्धारित की गई है। जन्म और मृत्यु दर का, मृत्यु का दर नहीं, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो सरकार को डेटा मिलेगा, यस सर, पंजीकरण अनिवार्य है, इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पंजीकरण अनिवार्य है। ओके, एड्स का नियंत्रण स्थापित करना, से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना, संक्रमण रोगों का निवारण और नियंत्रण करना, कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानक को बढ़ावा देना, टीकों के द्वारा रोकी जाने वाली सभी बीमारियों के लिए सभी बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो किसके द्वारा बताएंगे? प्रतिरक्षा नहीं, किसके द्वारा बताएंगे? द्वारा बताएंगे टीकों के द्वारा टीका प्रतिरक्षा प्रदान करना।
ठीक है बेटा, चलिए अच्छे से तैयारी करिए। कोई हम लोगों ने जितनी भी क्लास की साथ में इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस आप लोग बरकरार रखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको टॉपिक और कंटेंट की जो जानकारी है वो प्रॉपर होती है। इसलिए क्वेश्चन को देखते रहिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो वो स्किप करेगा आपके दिमाग से, है ना। तो बार बार जब भी क्यू हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। और सेंसेक्स का जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर कम ही आता है। चूँकि इस बार 2024-25 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सेंसेक्स से हो सकता है प्लेन्स में और प्लेन्स में भी क्वेश्चन बना दे, वरना जब आया होता है डेटा तो उस समय ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो जिनको देना है वो थोड़ा सा अलर्ट रहे और इसको देख लेंगे। वो कहीं पर भी आपको जो मैंने अभी बताया था वो कहीं पर भी अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। दर्पण या क्रॉनिकल किसी ने भी दिया रहता है तो आप उनको देना होता है। बस आपको ये देख लेना है महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, पुरुष साक्षरता बहुत डीप में नहीं जाना है, 5-6 आपको देख लेना है। कौन कौन सा देखना है, एक तो घनत्व देख लेना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या देख लेना है, लिंग अनुपात देख लेना है, और क्या रहेगा, लिंग अनुपात देख लेना है, और घनत्व हो गया, जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, लिटरेसी हो गया, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे एरिया है जहाँ क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ P1Q अगर लगाओगे ना तो एक बार ये समझ में आने लगे क्वेश्चन कहाँ से पिक कर रहा है ना। तब थोड़ा सा आप अपने आप को ना स्पेसिफिक कर पाओगे। नहीं तो वैसे क्या है कि डेटा रखोगे तो फ़ायदा है नहीं, सब कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। और हम अपने आप को एग्जॉस्ट और कर लेते हैं, इन चीज़ों से एग्जॉस्ट और कर लेते हैं।